कैसे हो बच्चा पार्टी? आरती जहां कैसी हो? शान्या प्लीज ऑफ योर वीडियो। शान्या कैसे हो बच्चों आप? अच्छा चलो बच्चों, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर का नेम आपको पता ही है, स्टेट ऑफ मैटर। आई एम फाइन बच्चा, मी ऑल्सो फाइन। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मैं जानना चाहूंगी, आज की मेरी इस क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा? वन बाय वन करके बताओ मुझे। मैम मैंने नहीं पढ़ा। ओके, एक बच्चा हो गया। मैंने भी नहीं पढ़ा। दो बच्चे हो गए। और मैम हमने भी नहीं पढ़ा। तीन बच्चे हो गए। और मैम हमने भी नहीं पढ़ा। चार हो गए। और मैम हमने भी नहीं पढ़ा। पांच हो गए। और मैम कोई? आप क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रही हूँ, स्टेट ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर किसने पढ़ा है? तो अभी पांच बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा। बाकी के कोई और बच्चे हैं इसमें जिन्होंने नहीं पढ़ा? फाइव। मैम हमने भी नहीं पढ़ा। तुमने भी नहीं पढ़ा? और कोई? एनी वन अदर? चलो, मतलब कहने का ये है कि 7 स्टूडेंट यहाँ पे, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं पढ़ा तो सेकंड लेक्चर कैसे समझ में आएगा? ठीक है, वैसे तो मैं अगर पढ़ाऊंगी आपको तो सेकंड लेक्चर डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले लेक्चर में क्या हुआ था ये पिक्चर भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वैसे तो अभी बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी राइट नाउ 21 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो जोया मैम ये चैप्टर डिलीटेड है। हाँ बेटा डिलीटेड है, बट हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंट्रेंस में ये चैप्टर डिलीटेड नहीं है, तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। और ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, थर्मोडायनामिक, इक्विलिब्रियम, और जो आगे पढ़ोगे 12th में 11th के बाद, इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने ये चैप्टर क्लियर नहीं किया तो आप वहां फंस जाओगे। तो इसीलिए अवंती आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाएगा, और आपको, आपका गोल है ना एंट्रेंस क्वालिफाइड करना, तो इसलिए हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो देखो बच्चा पार्टी, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको सारी बातें बता देती हूँ कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। आप लोग सब तैयार हैं? जल्दी से बोल दो यस मैम। सबकी आवाज आनी चाहिए, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं आपका माइक्रोफोन ऑफ कर रही हूँ कुछ देर के लिए। तो आप जो भी बोलेंगे चैट सेक्शन में बोलेंगे। जब मुझे लगेगा कि मुझे आपकी आवाज सुननी है तब मैं आपका माइक्रोफोन वापस से ऑन करूंगी। ठीक है, तो देखो आप स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है? ये बचपन की बातें हैं। बचपन की बातें इन द सेंस हमने 9th में पढ़ी थी। तो डू यू नो कि मैटर क्या होता है? जानते हो आप मैटर क्या होता है? तो देखो, मैटर क्या होता है? जिसका कोई मास होता है, जिसका कोई स्पेस होता है। ठीक है ना? मैटर क्या करती है? मैटर का कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई स्पेस है। जैसे सपोज दैट, ठीक है, मेरे पास ये बॉल है, इसका कोई ना कोई मास है। ठीक है, और कोई ना कोई इसका, ठीक है, क्या है, स्पेस कवर कर रही है ये, यानी कि कुछ ना कुछ वेट है इसमें। ठीक है ना? तो इसका कुछ ना कुछ मास है, और ये कुछ, इसका कुछ ना कुछ स्पेस भी कवर कर रही है। दिस इज पेन। ये मेरे हाथ में एक पेन दिख रहा होगा आपका, इसका भी कुछ ना कुछ मास है और ये भी स्पेस कवर कर रहा है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे लाइक डेट दिस बॉटल, ये बॉटल हो गई, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ स्पेस है इसका। ठीक है, एंड ये ग्लास हो गया, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ स्पेस है। तो कहने का मतलब ये है कि मैटर 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। मैटर की 3 स्टेट है। ठीक है, अब वो 3 स्टेट कौन सी है मैटर की? जैसे सपोज दैट सॉलिड, ये क्या है? सॉलिड है। ठीक है ना? अब सपोज दैट लिक्विड, ये क्या है आपका? ये लिक्विड है। ठीक है ना? ये लिक्विड हो गया। अब गैस की बात करें तो, ठीक है, तो गैस में क्या होगा? जैसे कि अगरबत्ती, गैस में क्या होती है? फ्यूम्स निकलती हैं, ऐसे 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 फ्यूम्स निकलती हैं गैस में, तो वो हो गई गैस। ये मैटर की 3 स्टेट है। ठीक है, जैसे कि अब मैटर की 3 स्टेट में H2O है। H2O क्या है? वाटर है।
मैं फटाफट से 5 मिनट्स में ये पूरा पिछला लेक्चर रिवाइज करा देती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ मैं। तो वाटर का फॉर्मूला जो है वो एक ही है, H2O, ये आप सब जानते हो। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गैस का जो गैस है, लिक्विड है, पानी, अगर आप उसको वेपराइज कर दोगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लिक्विड है, पानी लिक्विड है, ठीक है ना, और वो अगर आपका आइस में कन्वर्ट कर दिया तो सॉलिड बन जाएगा। तो तीनों का जो फॉर्मूला है वो H2O है, लेकिन H2O 3 स्टेट को जस्टिफाई कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में और आगे, वो क्या पढ़ा हमने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े बेटा। अब व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जैसे सपोज दैट ये दो परिवार हैं, मान लो ये आपके मॉम डैड हैं, ठीक है, या ये आपकी मम्मी है और ये नेहा है। नेहा की अपनी मम्मी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में के बाद पढ़ा हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। फिर जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बेटा, वो आपके टू टाइप का इंटरेक्शन करते हैं। वो टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है? एक रिपल्शन, यानी कि एक क्या करेगा? दूर करेगा, और एक अट्रैक्ट करेगा। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होते हैं? वो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। और वंडरवाल फोर्सेस डिवाइड बाय 3 टाइप। फर्स्ट इज लंदन फोर्स, जिसको डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं। सेकंड इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, और थर्ड इज डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स, ठीक है ना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, और आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। लेकिन इन फोर्सेस को पढ़ने के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। कौन सा टॉपिक है वो? पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। दिस इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सपोज दैट दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत ताकतवर है जो बहुत पैसे वाला है, दूसरा दोस्त बेचारा गरीब है, ठीक है। तो वो क्या करता है? उस गरीब से उसके पास जो भी है वो भी छीन लेता है। कहने का मतलब ये है, पोलर बॉन्ड्स वो होते हैं जैसे कि HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दिया जाए तो पोलर बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे कि HCl हो गया, HF हो गया, H2 हो गया, ये सारे कैसे हैं? आपके पोलर हैं। नॉन पोलर्स क्या होते हैं? जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता है, जैसे H2, Cl2 और C2। जैसे कि मम्मी ने पिज्जा बनाया और पिज्जा को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, डिवाइड कर दिया अपने दोनों बच्चों में, तो इक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके का बॉन्ड जहां पे बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, पढ़ा है आपने केमिकल बॉन्डिंग में। तो इस टाइप की सिचुएशन होती है नॉन पोलर बॉन्ड्स में। और नॉन पोलर बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट 0 होता है। यहां तक सबको बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बता दो, 1 सेकंड के लिए मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, फटाफट से बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, यस चलिए। मैम। यस मैम। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर करे थे। अब एक बार और मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि लंदन फोर्स क्या होता है। लंदन फोर्स होता है टेम्परेरी फोर्स। जैसे सपोज दैट दो बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक बच्चा बहुत वीक है पढ़ने में, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब पेपर आए तो उसको टेंशन हो गई, ठीक है, और पेपर की टेंशन की वजह से वो पढ़ने लग गया, और पढ़ने के बाद वो पास हो गया, और जब पेपर खत्म हो गए तो वापस से उसने पढ़ना बंद कर दिया। यानी कि सम टाइम किसी की वजह से जो प्रेरित होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को देख के प्रेरित होते हैं, यानी कि पढ़ने वाले बच्चे को देख के उसमें भी लगन आ गई, पेपर के टेंशन की वजह से वो पढ़ने लगा। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी वो होती है आपकी लंदन फोर्स। डाइपोल डाइपोल का मतलब है, डाई का मतलब 2, पोल का मतलब है 2 डिफरेंट पोल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और 2 पोल्स जहां पे जनरेट होते हैं उसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है वो परमानेंट फोर्स होता है, एंड डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है, ठीक है, वो पोलर बॉन्ड्स में होता है।
इसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस फोर्स। ये डाइपोल इंड्यूस फोर्स ऐसा फोर्स है जहां पे पोलर और नॉन पोलर होते हैं, यानी कि किसी अच्छी चीज को देख के अगर हम किसी अच्छे इंसान के साथ रहें तो हमें उस जैसे बनने की फीलिंग आने लगती है। जैसे सपोज दैट आपको, ठीक है, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? माइक ऑन कर दिया मैंने 1 सेकंड के लिए, बताओ फेवरेट हीरो कौन सा है आपका, जल्दी बोलो। आरती आप बताओ। अजय देवगन? हेलो बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आरती आप बताओ, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? अरे बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ मेरा फेवरेट हीरो कौन सा है। मालूम नहीं? अच्छा, अर्जुन। ओके चलो कोई नहीं, परवीन मैम बता देती है। मेरा फेवरेट हीरो है अजय देवगन, ठीक है। अगर मान लो एक दिन के लिए मुझे अक्षय कुमार, वेरी गुड, चलो अक्षय कुमार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अक्षय कुमार के साथ अगर तुम्हें बिठा दिया जाए तो तुम्हारे मन में ये फीलिंग आएगी, भाई मुझे तो अक्षय कुमार जैसा बनना है, ठीक है। और तुम क्या करोगे, अक्षय कुमार की संगति में रह के अक्षय कुमार जैसे बनना चाहोगे। फिर अक्षय कुमार चला जाता है तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट होता है वो डाउन हो जाता है। फिर आप कहते हो अरे छोड़ो, क्या अक्षय कुमार जैसा बनना, मैं जैसा ही हूं वैसे ही रहूंगा। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर, और जब पोलर किसी को प्रेरित कर देता है किसी चीज के लिए, उसकी उसकी पावर उसमें आ जाती है, मतलब उसकी अच्छाई उसमें आ जाती है, तो उसको बोलते हैं पोलर इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस फोर्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे। तो जिन बच्चों को ये पिक्चर क्लियर नहीं थी कि फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था, आई होप उन बच्चों को ये पिक्चर क्लियर हो गई। अब मुझे जल्दी से बता दो, आंसर कर दो यस मैम, क्योंकि मैंने आपका माइक्रोफोन ऑन कर रखा है 1 सेकंड के लिए। यस मैम। यस मैम। खाना खा के नहीं आए, सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और जोर से बोलो एक बार। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। चलिए, तो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2। अब स्टेट ऑफ मैटर का हम पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2। तो देखते हैं जरा आज लेक्चर नंबर 2 में परवीन मैम क्या बताएंगी। मेरा नाम पता है आपको, जो मैंने बताया ही नहीं, कैसे पता होगा आपको? माई नेम इज डॉक्टर परवीन पिप्पल। ओके, चलिए अब देखो बेटा, आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एनर्जी। वैसे मैं आपको एक गाइडलाइन बता देती हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स में कैसी होती है और थर्मल में कैसी होती है। उसके बाद ये आगे पढ़ोगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इतना टॉपिक आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, और अगर टाइम बच गया तो उससे ज्यादा भी कवर कर सकते हैं, गैल्यूसिक लॉ एंड अवोगाद्रो लॉ आल्सो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एनर्जी। क्या आपने इस एनर्जी का नाम पहले कभी सुना है? जल्दी बता दो चैट सेक्शंस में लिख के। थर्मल एनर्जी का नाम आपने पहले कभी सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सुना है और कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सुना। तो जिन्होंने सुना है वो कृपया करके दोबारा सुन लें, और जिन्होंने नहीं सुना है वो क्या करेंगे, वो सुन लें, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, और ये इसका टैप है, और इसमें मैंने एक बीकर रख दिया है, और इस बीकर में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। पहले तो यही समझ लो थर्मल एनर्जी होती क्या है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हो और उसमें जो मॉलिक्यूल होती है, ठीक है, उनके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, पार्टिकल में जो एनर्जी आती है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं ऐसे तेजी से। जैसे सपोज दैट वी कैन सी जस्ट लाइक अ एग्जांपल, ठीक है। ये मेरे हाथ में एक गिलास है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, ग्रीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये एंड ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अब मैंने इसमें मॉलिक्यूल्स में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया सपोज दैट, ठीक है, पानी भर दिया। अब ये मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। सपोज दैट ये मेरा येलो कलर का नीचे से बर्नर है, और मैंने इसे इस पे लगा दिया और हीट कर दिया।
तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऐसे उछल कूद मचाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स आपस में उछल कूद करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गई बच्चा पार्टी, एनर्जी आ गई, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी मिली वो किसकी वजह से मिली, वो मिली ड्यू टू हीट। किसकी वजह से मिली, ड्यू टू हीट, राइट। अब जब हीट मिली आपको तो दिस कॉल्ड हीट, ठीक है ना। हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे बेटा कि जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपकी थर्मल एनर्जी भी बढ़ गई, तो आपकी थर्मल एनर्जी भी बढ़ गई, ठीक है। और जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं पार्टिकल, मैंने आपका माइक ऑन किया एक सेकंड के लिए, बताओ जरा पार्टिकल किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, हीट एनर्जी से। हीट एनर्जी से, हीट एनर्जी। बिल्कुल सही। तो पार्टिकल हीट एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो इस मोशन को क्या कहेंगे, इस मोशन को क्या कहेंगे, जिस एनर्जी से पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो मोशन होगा थर्मल मोशन। कैसा मोशन होगा बच्चा, थर्मल मोशन, थर्मल मोशन। ठीक है। तो ये थी आपकी थर्मल एनर्जी, जो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, अब इंट्रामोलिकुलर फोर्स मैंने आपको अभी बताया था क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मान लो आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसको बढ़ाना शुरू किया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को जब आप बढ़ाओगे, तो हमने मैटर में पढ़ा था मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल किधर जाएगा, गैस से लिक्विड जाएगा या लिक्विड से सॉलिड जाएगा, बताओ कैसे जाएगा, बोल सकते हो, माइक मैंने ऑन कर दिया है आपका 1 मिनट के लिए। लिक्विड से सॉलिड। बिल्कुल सही, ठीक है। ये कैसे कैसे जाएगा आपका, ये जाएगा गैस, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से बेटा आपका ये जाएगा सॉलिड, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट, कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, ठीक है। अब मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, अगर मैंने थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है, तो अब क्या होगा, तब हमारे सॉलिड लिक्विड किस तरफ मूव करेंगे, बोलो, तब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड फिर गैस। बिल्कुल सही। गैस। तो मैं आपकी इच्छा पूरी करके यहाँ पे लिख देती हूँ ये बात, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप मुझे बता सकते हो थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, गैस की, लिक्विड की, कि सॉलिड की, बोल के बताओ जल्दी, 1 मिनट के लिए माइक ऑन है अभी आपका। गैस की, ठीक है ना, गैस की बेटा, गैस की, गैस की होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम थर्मल एनर्जी क्या होती है अभी बताया था, मॉलिक्यूल को जब एनर्जी लगती है तो वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं तेजी से, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मूव करने की पावर होगी मॉलिक्यूल्स की वो गैस के पास होगी, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड का होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल, जल्दी से बोल दो यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो ये तो परवीन मैम ने आपको बताया कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, लेकिन आज हम एक्चुअल में पढ़ने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो देखो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा, कि ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली आप पढ़ोगे गैसियस स्टेट को, और गैसियस स्टेट कौन सी होती हैं और गैसियस स्टेट क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूं गैसियस स्टेट,
क्या होती है गैसियस स्टेट और इसमें कौन कौन सी चीजें आप कवर करोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं या ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो गैसेस फॉर्म में रहते हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो गैसेस फॉर्म में रहते हैं। एक सेकंड के लिए मैंने आपका माइक ऑन किया, प्लीज आंसर मी। हाइड्रोजन, नोबल गैसेस, नोबल गैस। बिल्कुल सही। तो टोटल कितने एलिमेंट हैं जो गैसेस फॉर्म में रहते हैं। टोटल टोटल पूछा है परवीन मैम ने। टोटल देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ 11 एलिमेंट हैं जो आपकी गैसेस फॉर्म में रहते हैं। तो आप देख सकते हो वो कौन कौन से 11 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को एक एक बेसिक्स पता हो। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन हो गया, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद हीलियम हो गया, नियोन हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो है, ना, अगर, कर, जीरो, रनर। ये इसको याद करने की ट्रिक है नोबल गैसेस को। तो ये इतने एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपका गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे की बात। अब आगे का मतलब ये है कि अब जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है गैस लॉ। अब ये गैस लॉ क्यों आए यहाँ पे, इनका क्या काम था, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है पूरा वो गैसेस पे डिपेंड है। और हर तरह की गैसेस गैसेस किस तरीके से काम करती हैं, कौन सी मेजरमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखो गैसेस लॉ को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करके ड्राइव किया गया, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज दैट अगर आपको फीवर है तेज, और अगर आपको डॉक्टर पैरासीटामोल दिए जा रहा है, आपकी फीवर नहीं उतर रही है, फिर डॉक्टर ने क्या किया, आपको और पैरासीटामोल दे दिया, तब भी फीवर नहीं उतरा। तो अब वो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका फीवर उतर जाए, बताओ जरा क्या करना चाहिए डॉक्टर को। मैंने आपका माइक ऑन किया, 1 मिनट के लिए बताइए। डॉक्टर को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि जब वो पकड़ नहीं पा रहा है कि मेरा फीवर नहीं उतर रहा है, तो वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। और टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म करेगा कि फीवर आपको किस वजह से आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पे, जल्दी से बोल दो यस, माइक ऑन है आपका। Yes, ma'am. ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है आपको पढ़ने में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोर तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही। नो मैम। अगर किसी को नींद आए तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको एक धांसू सा मोटिवेशन थॉट सुनाऊंगी जिसको नींद आए, ठीक है। आप देखो, ठीक है बेटा। तो एक्सपेरिमेंटली, तो ऐसे ही जितने भी लॉज दिए गए, जैसे डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन किया फीवर का, ऐसे ही जितने भी लॉज दिए गए वो ड्राइव किए गए एक्सपेरिमेंटली स्टडी करके, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो गैसेस लॉ थे उनकी प्रॉपर्टी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी प्रॉपर्टी होती हैं उनकी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन, गैसेस लॉ, ठीक है। अब वो कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, अब वो उन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं जिनको हम जान सकते हैं, जैसे कि मास, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम होगा ऑफ कोर्स बेटा। प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना, टेम्परेचर। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो गैसेस लॉ को फॉलो करती हैं। अब आप जरा अपनी स्लाइड पे फोकस करिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है आपके लिए, ये स्लाइड बनाई है इतनी प्यारी सी। अगर आपको थ्योरी की जरूरत पड़े तो परवीन मैम ने यहाँ पूरी थ्योरी ऐड कर रखी है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ट्राई टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर, दैट इज द सॉलिड प्रोसेस, the strongest intermolecular force of attraction, while the gases passes in least intermolecular force of attraction, the decrease order is। तो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, थर्मल एनर्जी। लास्ट स्लाइड दिखा दें, अभी दिखाएंगे। लास्ट स्लाइड ये है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो
ये अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना कि जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की तरफ जाते हैं। सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी गैस में होती है, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स की तरफ बात करें तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे सॉलिड में एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। सॉलिड में एक इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे कि एक के बाद एक बॉल है, ऐसे नहीं है कि कोई कहीं पर है कोई कहीं पे है। लेकिन लिक्विड में जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब है, कहीं कोई मॉलिक्यूल है, कहीं किसी के ऊपर कोई मॉलिक्यूल आ जा रहा है, इस तरीके से चिपक जा रहा है। और गैसेस तो भाई वो तो आजाद है, आजाद देश में रहती है गैस, और कहीं भी मूव कर सकते हैं उनके पार्टिकल्स, तो उनको पूरी आजादी है, वो किसी से नहीं डरती गैसेस। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, स्लाइड में ऐड है, वैसे मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया था। अब देखो स्टेट ऑफ गैस एंड स्टेट वेरिएबल। अब बहुत सारी वेरिएबल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि गैस की, वो कौन कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेशर, वेरिएबल स्टेट कौन सी है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से, एंड टेम्परेचर को T से, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो यहाँ पे कि द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज द स्टेट ऑफ गैस, द वेरिएबल विच आर यूज्ड टू डिनोटेड द फिजिकल कंडीशन ऑफ गैस are known as state variables, and they are pressure, volume, temperature, and also number of moles is the state variables. Is that clear to all my प्यारे बच्चे? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes. ठीक है, अब आप देख सकते हो, तो ये तो देखो बचपन की बातें हैं, और ये हमने किसमें पढ़ी थी, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उनकी यूनिट्स क्या होती है, एंड टेम्परेचर क्या होता है, इनकी यूनिट क्या होती है। तो ये आपने कहाँ पढ़ा था, जब अभी आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मोल वाला, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो यह डेफिनेशन लिखी हुई है कि दी फोर्स एक्सट्रैक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स क्या कर रही हूँ, एक्सटर्टेड फोर्स कर रही हूँ, मतलब कि द फोर्स एक्सटर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वो प्रेशर होता है, प्रेशर की यूनिट बार भी होती है और पास्कल भी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो ये बेसिक है जो आप पढ़ चुके हो पहले ही। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में हम जानते हैं, वॉल्यूम या तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में मिलता है, या डेसीमीटर क्यूब में मिलता है कई बार, या फिर तुम्हें वॉल्यूम ml में मिलता है, या फिर तुम्हें वॉल्यूम लीटर में मिलता है। क्या ये पढ़ चुके हो सारी चीजें आप बेसिक फर्स्ट में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखो, अब आप पढ़ रहे हो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी पढ़ चुके हो। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, फ़ारेनहाइट होती है, हर जगह टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 to 30 होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का नॉर्मल, बताइए? 98.6. वेरी गुड। 98.6 Fahrenheit और 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। इसका मतलब ये है हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दैट्स रियली नाइस थिंग्स, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, और आई होप कि ये सब क्लियर भी है आपका, ठीक है। अब हम देखो ये बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया गैस लॉ, ये मैंने आपकी स्लाइड में भी मेंशन कर रखा है, ताकि अगर आप कुछ भूल जाएं तो यहाँ से स्लाइड देख सकते हैं कि गैस लॉ वर डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जितने भी गैस लॉ हुए थे, ठीक है, उन सबकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई थी। एंड दीज लॉ आर रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट प्रॉपर्टीज। इन लॉ का किसी ना किसी मेजरमेंट प्रॉपर्टी से रिलेशन है, ये मास से, वॉल्यूम से, प्रेशर से एंड गैस से। तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है गैस की, वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर से कनेक्टेड होती है। क्लियर है बेटा ये? अब जैसे एक बात बताती हूँ आपको, जैसे ये बलून है मेरे हाथ में, क्या इस बलून में कोई गैस है, बताओ? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, इसको अगर मैं पिचका दूं बलून को, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, वॉल्यूम कम है ना? Yes, ma'am. ठीक है। और बाकी आप गैस की प्रॉपर्टी जानते ही हो ना, कोई फिक्स शेप होती है, ना कोई फिक्स डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप जानते हो। तो इस तरीके से हमारी गैसेस काम करती हैं।
तो ये तो हो गई इस चैप्टर की बेसिक्स बातें, और लॉ भी हमने पढ़ लिए, और गैसेस हमारी कौन कौन से मेजरेबल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी ये देखते हैं। आप ये सब देखने को तैयार हो आगे? यस कि मैम। अब हम Yes, ma'am. अरे वाह क्या बात है, एक बार और बोल दो ये बात, यस मैम। बड़े कॉन्फिडेंट Yes, भी बोला। Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए एक छोटी सी बात कहती हूँ, ठीक है? तो इतना पढ़ लिया हमने तो थोड़ा सा एक थॉट हो जाए। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो लक पे बिलीव करते हैं कि लक लक ज्यादा अच्छा होता है और मेहनत कम अच्छी होती है? कहते हैं ना बच्चे, अरे मेरी किस्मत खराब थी, मेरा पेपर खराब हो गया, अरे मेरी किस्मत खराब थी, मुझे ये जॉब नहीं मिला। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो? No, आई ma'am. कांट बिलीव ऑन लक। वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है आई कांट बिलीव ऑन लक, मेहनत पे बिलीव करते हो। बिल्कुल नो नो। अरे क्या बात है, यहाँ तो सारे ही बच्चे ऐसे हैं जो लक पे बिलीव नहीं करते, मेहनत पे बिलीव करते हैं। आई जस्ट बिलीव माई सेल्फ, ये भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक हम किसी चीज में सक्सेस नहीं होंगे। तो देखो इसी बात पे परवीन मैम आपको एक थॉट बताती हैं कि देखो बच्चों, जो लक होता है ना, लक एक लिफ्ट की तरह होता है, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझना और ध्यान रखना लाइफ में हमेशा। और जो आपका हार्ड वर्क होता है ना, जो मेहनत होती है, वो स्टेयर की तरह होती है। स्टेयर समझते हो? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीढ़ियां, है ना? तो अब इसे किस तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ, आपको समझ में आया कुछ? देखो लिफ्ट में जब आप ट्रेवल करते हो, मतलब लिफ्ट के अंदर जब आप हो, तो लिफ्ट कभी भी रुक सकती है, लिफ्ट कभी भी धोखा दे सकती है आपकी। लेकिन जो आपकी मेहनत है ना, जो आपका हार्ड वर्क है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। जब आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमेशा वो आपको लास्ट सीढ़ी तक पहुंचाएगा, ठीक है? और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। लेकिन लिफ्ट कभी भी बंद हो जाती है, तो लिफ्ट एक लक की तरह है, ठीक है ना? तो लक कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन हार्ड वर्क और आपकी मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकती। समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, चलो, ma'am. तो ये तो था Yes. आपके लिए मोटिवेशन। और जब तक मैं लिख रही हूँ बॉल्स लॉ, तब तक आपको एक और बात बताना चाहूंगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर खराब हो गया और वो टेंशन में है कि मैम हमारा केमिस्ट्री का पेपर खराब हो गया, अब हम क्या करें? कितने बच्चे हैं ऐसे यहाँ पे? बताओ, बोल के बता दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। बताओ बेटा, सबका पेपर अच्छा गया है? मेरा ओके। तो देखो आपको एक और बात बताती हूँ, अगर हमारी लाइफ में कुछ चीज बुरी हो जाती है, तो हमें उनको लेके दुखी नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें लेके भी खुश होना चाहिए। जब हम खुशी को देख के खुशी मनाते हैं, तो दुख को देख के क्यों नहीं खुशी मनाते? दुख को देख के क्यों गम मनाते हैं हम? बताओ जरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो एक थॉट है आपके लिए, ये हमेशा ध्यान रखना, हर अच्छी चीज खुशी लेके आती है, ठीक है? हर अच्छी चीज खुशी लेके आती है, लेकिन हर बुरी चीज क्या लेके आती है? बताओ, बताओ जरा। गम लेकर आती है। गम लेके आती है। तो देखो जैसे कि बच्चे ने बोला गम लेके आती है, तो ऐसे ही हर अच्छी चीज खुशी लेके आती है, लेकिन हर बुरी चीज अनुभव लेके आती है, ठीक है? तो आपको सीखने के लिए किससे मिल रहा है? क्या आपको सीखने के लिए आपको अच्छी खुशी से मिल रहा है? आप जो सीख रहे हो वो किससे सीख रहे हो? बताओ। दुख से। दुख से, ठीक है? तो दुख का होना हमारी लाइफ में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। दुख का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक आपकी लाइफ में बुरा नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आपको चीजों की वैल्यू समझ नहीं आएगी। तो अब हमेशा, आज से हमेशा ध्यान रखोगे ना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, तो वो एक्सपीरियंस लेके आया है, अनुभव लेके आया है, और उसको आप रेक्टिफाई करोगे और अगली बार आप अच्छा करोगे। याद रखोगे ना इतनी बात? Yes, ma'am. Yes, चलिए, ma'am. अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स भैया थे एक, ठीक है? किसी के भैया हो सकते हैं, किसी के अंकल हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम था बॉयल्स लॉ। तो देखो बच्चों, बॉयल्स लॉ करता क्या है? सबसे पहली बात तो बॉयल्स लॉ होता है गैस लॉ, ठीक है। और बॉयल्स लॉ जो गैस लॉ है, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अभी मैंने आपको गैस के वेरिएबल्स बताए थे, वो कौन से वेरिएबल थे? प्रेशर, वॉल्यूम, और बताओ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, बताए थे ना? तो जब भी हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, ये एक ट्रिक है, तो इसमें से क्या करोगे बॉयल्स लॉ पढ़ने के लिए? एनी ऑफ टू कांस्टेंट, जब भी हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे इसमें से किसी दो को कांस्टेंट कर दो, और रिमेनिंग जो पार्ट बच गया, ठीक है, जो पार्ट आपका बच गया, उन दो में रिलेशन देखो। समझ में आ रही है इतनी बात बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. आ रही है समझ में? तो अब देखो कहानी कुछ ऐसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? ठीक है क्या बच्चा? तो देखो यहाँ पे हमने लिया एक पिस्टन। थर्मोडायनेमिक चैप्टर कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में? मैम हम। वेरी गुड। तो वहां पे मैम आपकी कुछ पिस्टन की कहानी सुनाती होंगी, क्योंकि पूरा थर्मोडायनामिक एक पिस्टन के सिलेंडर पे डिपेंड है ना? यस मैम। तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये पिस्टन का सिलेंडर है और आपने यहाँ पे प्रेशर इंजर्ट किया, ठीक है। और जब आपने इसमें प्रेशर इंजर्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा? तो बॉयल्स लॉ क्या करता है? बॉयल्स लॉ में ऑलवेज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के ये भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जब पिस्टन के ऊपर आपने प्रेशर इंजर्ट किया तो वॉल्यूम कम हुआ। तो फिर बॉयल्स लॉ क्या कहता है? इसका मतलब तो फिर ये है कि बॉयल्स लॉ कहता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आया ना? तो देखो Yes, ma'am. जैसे ये मेरा पिस्टन का सिलेंडर है, ठीक है। अब इस पिस्टन के सिलेंडर पे मैंने प्रेशर डाला, तो देख रहे हो बलून कुछ पिचक रहा है बलून, है ना? Yes, ma'am. तो देखो ये बलून जब पिचका, पिस्टन के सिलेंडर पे प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर जब बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट रिपीट अगेन, कि जो बॉयल्स लॉ है बेटा, बॉयल्स लॉ में किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज म्यूट कर दो उसको, प्रिया। हाँ, तो देखो जब बॉयल्स लॉ में हमने ये तो जान ही लिया कि बॉयल्स लॉ एक गैस लॉ है और इसकी वेरिएबल P, V, T, N होती है। तो अगर आपने इसमें से कोई दो चीज एनी टू कांस्टेंट कर दी, जैसे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो N कांस्टेंट कर दिया, अब आपको दो में रिलेशन देखना है। तो रिलेशन के लिए क्या बचा? जब आपने T और N को कांस्टेंट कर दिया तो रिलेशन के लिए क्या बचा? P और V बचा, मैम। ठीक है। Yes, जब ma'am. जब P और B बचा, तो जब पिस्टन के सिलेंडर पर प्रेशर पड़ा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड टेम्परेचर इन N इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो आई होप बॉयल्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. और भूलोगे भी नहीं कभी, ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर में, ग्राफ भी आता है। तो अब देखो इस इनवर्सल साइन को हटाने के लिए क्या मैं K लगा सकती हूँ? कांस्टेंट K लगा सकती हूँ ना? Yes, ये आपने ma'am. पढ़ा होगा। Yes, ma'am. तो हम इसको लिख सकते हैं K अपॉन V। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ PV इज इक्वल टू K। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि पहली इक्वेशन में दोनों तरफ, ठीक है ना, और NT तो यहाँ पे है ही कांस्टेंट, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बॉयल्स लॉ के लिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब परवीन मैम ऐसा क्यों कर रही हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्यों बता रही हैं? वो इसलिए बता रही हैं बेटा क्योंकि इससे मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना बताऊंगी। तो अब देखो, अब मैं इन दोनों में मैं क्या कर देती हूँ? लॉग लगा देती हूँ। अगर मैंने इस इक्वेशन में लॉग लगाया तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी लॉग P इक्वल टू लॉग K अपॉन V। कर सकती हूँ मैं ऐसा? और Yes. अगर मैं लॉग
लॉग को सफल कर देती हूँ तो लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, क्या हो जाएगा v प्लस लॉग के, और के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है एक तरीके से, ठीक है ना। तो अब आपका ये क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब देखो मैंने 3 इक्वेशन बनाई हैं, तो तीनों इक्वेशन के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन हमारी बन गई, अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले मुझे जल्दी से बता दो कि यहां तक सबको समझ में आ गया, और जल्दी से बोल दो यस मैम आ गया है समझ में। यस Yes, मैम। ma'am. आ गया है. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, सो नाइस थिंग। तो देखो बॉयल्स लॉ हमें समझ में आ गया, अब हम इसका सीखते हैं ग्राफ प्लॉट करना। तो देखो यहाँ पे हमने, आपने आइडियल गैस का नाम सुना है, आइडियल गैस जो सबकी Yes, ma'am. आइडियल है। तो आइडियल गैस इज इक्वल टू होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। सारे लॉ को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर, वॉल्यूम, सबको कंबाइन कर दो तो एक आइडियल गैस बन जाती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू के, क्योंकि दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो पीवी इक्वल टू के लिख सकते हैं हम, क्योंकि एन और टी तो कांस्टेंट है, लिख सकते हैं ना। तो देखो आपकी एक इक्वेशन हो गई, हमने अभी पढ़ी थी पीछे इक्वेशन, तो हम ये भी लिख सकते हैं के इक्वल टू एन आर टी, अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखें तो बेटा आप यहाँ पे देखोगे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टी के है। अगर आपका के बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, नजर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाया तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा यहाँ पे सारी बात? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो जो पहली वाली इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो मैंने ये बनाई थी, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू के इंटू वाई बी। तो देखो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपने मैथ्स में एक बात पढ़ी होगी और फिजिक्स में भी, कि ओरिजिन पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कोई भी किया जाता है कि नहीं, ये बात मालूम है आपको? Yes, यस ma'am. मैम। वेरी गुड, तो आप तो बहुत ही होशियार हो, ठीक है, मेरे बच्चों को सारी बात मालूम है। तो देखो, तो पहली बात तो जब हम बॉयल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ लाइन आती है जिनको प्लॉट करते हैं इसको यहाँ पे बोलते हैं आइसोथर्म, ठीक है ना, ये याद रखना एक पॉइंट। दूसरा, ओरिजिन पे जब प्लॉट करेंगे ग्राफ तो ये y होगा और ये m होगा और ये हमारा x एक्सिस होगा 1/v। तो जो m है वो k के इक्वल है, k इज द कांस्टेंट। तो जब आप ग्राफ बनाओगे किसके बीच में, p और 1/v के बीच में, तो देखो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये एक लाइन गई, फिर हमने इस लाइन को ऐसे खींच दिया, तो ये है हमारा p यानी कि y एक्सिस, और ये है हमारा v यानी कि s एक्सिस। तो आप देखोगे जब भी y एक्सिस, और आप जानते हो k है कांस्टेंट और k इक्वल टू किसके बराबर है, m के बराबर। तो स्लोप जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो स्लोप होगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन वो क्या है हमारी, k होगी। यहाँ पे जो हमारी स्लोप होगी लाइन वो क्या होगी, k होगी, ठीक है। तो देखो जब आपका टेम्परेचर वेरिएबल करोगे तो ये जो स्लोप है p और v के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख नहीं रहा क्यों, बाकी बच्चों को दिख रहा है? Yes, ma'am. बेटा Yes, Yes, ma'am. एक बार आप दोबारा कनेक्ट करो। तो देखो हमने अभी पढ़ा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अब जो इनका स्लोप बनेगा वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K को। तो स्लोप कहां से जाएगा, बीच में से जाएगा, ओरिजिनल से होके। समझ में आया? तो ये है आपका T और ये है आपका K, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो वी नो डैट कि स्लोप इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू होता है k और k इज इक्वल टू होता है nRT जो कि कांस्टेंट है। तो आपने पढ़ा होगा m इक्वल टू जब हम k रखते हैं तो वो होता है tan थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, पढ़ा है ना। तो जब स्लोप ऑफ लाइन आपकी क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी, तो ये चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे बढ़ेगी। तो जब भी आप P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो जो स्लोप बनेगा आपका वो कहां से जाएगा, ओरिजिनल से होता हुआ जाएगा। तो एक ग्राफ तो आपका ये हो गया। अब आप पीछे देखोगे
आपने एक इक्वेशन ये लिखी थी पीवी इज इक्वल टू के, एक ग्राफ इसके लिए बनाएंगे, और तीसरी इक्वेशन ये लिखी थी हमने लॉग पी माइनस लॉग के। तो इन तीनों के लिए ग्राफ पूछा जाता है आपसे पेपर में। अभी तो आपका पेपर में नहीं आ रहा, लेकिन एंट्रेंस में आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ बाकी के 2 ग्राफ वो भी कैसे बनेंगे आपके। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस सीधे ध्यान रखने हैं। अब देखो जो दूसरा ग्राफ है, सेकंड ग्राफ, वो हम बना रहे हैं पीवी इज इक्वल टू के के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन खींची, ठीक है। तो जब P इक्वल टू के है तो ये कांस्टेंट है, आप जानते ही हो, और जब कांस्टेंट है तो ये PV हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका PYV हो गया। अब PYV की जगह पे आप PYT भी रख सकते हो, PY कुछ भी रखो। तो जब आप चेंजेस करोगे तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। समझ गए बच्चा पार्टी? यस मैम। इक्वेशन नंबर 3, अगर बाय आप वी क्यों लिया है बेटा, क्या पी बाय वी क्यों लिया है? P- मतलब इधर तो PYV इसलिए लिया है क्योंकि आप देखो हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन सॉल्व किया था, तो जो PV था वो कांस्टेंट था, और वो किसके बराबर था, के बराबर था। तो एक ग्राफ जो प्लॉट किया हमने P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v के था, तो जो दूसरा ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वो PV इज इक्वल टू के है, और ये कांस्टेंट है। तो जब हम PV के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो जब और ग्राफ्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर भी ले सकते हैं, कुछ और भी तो ले सकते हैं। तो ये मैं उसके लिए बता रही हूँ, लेकिन इतना डिटेल्स में अभी आपको नहीं जाना, क्योंकि ये एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो अभी बेसिकली सिर्फ आपको एक ग्राफ याद रखना है सीबीएसई के लिए, जो मैं बताऊंगी कौन सा है। ये मैंने थोड़ा आपको एंट्रेंस लेवल का पॉइंट डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। ये 3 ग्राफ एंट्रेंस लेवल में आते हैं, तो अभी आपको सिंपल इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन होगी, इस वी की जगह पे अगर हम कुछ और ले लें, मान लो मतलब इस पी की जगह पे, सॉरी, पी की जगह पे हम कुछ और ले लें, टेम्परेचर ले लें या कुछ ले लें, तो पीवी इज इक्वल टू होता है के। आप जानते हो क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें चीजें कांस्टेंट होती है और 2 में रिलेशन बनाना होता है, तो ग्राफ हमेशा जो स्लोप होगा वो सीधे जाएगा। और अगर आप तीसरी कंडीशन की बात करें, तो जो लॉग लिया था हमने, उस लॉग में क्या था, नेगेटिव था, और जब भी लॉग आपका नेगेटिव होगा तो ये जो लॉग के लिए जो वैल्यू होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, लॉग, और ये लॉग आपका v। तो हमेशा जब भी वैल्यू नेगेटिव होती है ग्राफ में, एक चीज ध्यान रखना बॉयल्स लॉ में, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है हमेशा। लेकिन दिस पॉइंट ओनली एप्लीकेबल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। देखो बस ये सिंपल ma'am. ये सिंपल वाला ग्राफ आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, यही आपसे पूछा जाता है। बाकी के 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी में एक्चुअल ग्राफ दिया है और पूछा भी जाता है। तो ये देखो मैंने ये खींचा, और ये P है मेरा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के लिए ग्राफ प्लॉट किया हमने। तो देखो अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लिए, मान लो टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, तो हमने 3 टेम्परेचर लिए जो अलग अलग हैं। मान लो ये 200 है, ये 300 है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है ये 600 है केल्विन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट ये T3 है, ये T2 है, और ये T1 है, तो इसको मान लिया हमने Q1, और इस एंगल को मान लिया हमने Q2, और ये जो पूरा एंगल है इसे मान लिया हमने Q3। तो आप देखोगे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है T3 की वैल्यू भी उसके साथ बढ़ रही है। तो ये ऑर्डर पूछा जाता है आपकी बुक में, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, T2 की होगी, T3 की होगी, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे T3 की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। Yes. तो जिन बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई है, अब वो मेरे प्यारे बच्चे परवीन मैम के लिए काम करेंगे, तो वो करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो वैसे मैंने आज काफी टॉपिक डिस्कस कर दिया आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इसको बताओ मुझे, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है ये न्यूमेरिकल। देखो ये वाला न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, प्रॉब्लम नंबर 5.1 है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। आप ये वाला न्यूमेरिकल मेरे को बताओ कैसे करेंगे। वेयर इज न्यूमेरिकल?
कहाँ गया न्यूमेरिकल? एक मिनट बेटा, ग्राफ आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आई थिंक न्यूमेरिकल स्लाइड से मिसिंग है शायद। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, आप ये वाला न्यूमेरिकल कर सकते हो, मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करा देती हूँ। वो न्यूमेरिकल मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगी अभी। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख रहे हो बेटा, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ो जरा यहाँ पे, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। मान लो सपोज दैट रूम टेम्परेचर पे ये एक बलून है और इसमें कौन सी गैस फिल है, आप पढ़ के बताओ मुझे साथ साथ। हाइड्रोजन गैस फिल है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल सही। इफ विल बी बस्ट इफ प्रेशर एक्सर्ट इज 0.2 बार। जो प्रेशर इस पे एक्सर्ट हो रहा है वो 0.2 बार है। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई, जो गैस ऑक्यूपाई कर रही है 1 बार एंड 2.27 लीटर वॉल्यूम पे, अप टू व्हाट इज द वॉल्यूम कैन बी बलून इज एक्सपेंडेड। तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर पे है, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये किस लॉ से सॉल्व होगा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, बोलो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? तो देखो, Yes, ma'am. अब देखो बॉयल्स लॉ के लिए एक कॉन्सेप्ट और है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉयल्स लॉ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपका V होता है। तो अब आप एक बात समझिए, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मैम ने बताया। तो अगर मान लो एक प्रेशर है P1 और एक प्रेशर है P2, तो मान लीजिए प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ के P2 हो गया, तो एक रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा रिलेशन की P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो V1 की वैल्यू है, V1 विल बी कितना दिया है आपका 2.27 लीटर दिया है। अब जो P2 है वो कितना है, 0.2 बार है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपको निकालना क्या है, V2 फाइंड करना है। राइट? इतनी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? Yes, Yes, ma'am. तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम साइड में लिख लेते हैं, ये आप जानते हैं। तो अब देखो V2 कैलकुलेट करोगे तो 1 बार इंटू 2.27 लीटर एंड डिवाइड बाय 0.2 लीटर बार। तो कैलकुलेट करो, मैथ्स का कौन बच्चा है यहाँ पे, कितना आंसर आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मैम को, फटाफट से, फास्ट, कम फास्ट मेरे प्यारे बच्चों। 11.35 लीटर। अरे क्या बात है, वेरी गुड, 11.35 लीटर इज द आंसर। तो यहां तक सबको पिक्चर क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. आवाज में दम नहीं है, इसका मतलब पिक्चर क्लियर नहीं हुई क्या? आवाज में दम नहीं है क्या, पिक्चर क्लियर नहीं हुई? सारे बच्चों की आवाज मैं सुनना चाहती हूँ एक Yes, साथ। ma'am. Yes, ma'am. दो ही बच्चों की आई, Yes, नहीं ma'am. हुई? एक बार एक साथ बोलो सब। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए अब देखो सेकंड लॉ समझते हैं, व्हाट इज द चार्ल्स लॉ। अब आ जाता है आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं? अब देखो मैं आपको बता तो गए, ट्रिक मैंने आपको बताई दी है कि दो चीज में रिलेशन देखना है, दो को कांस्टेंट करना है। तो देखो बच्चों, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है आपका? प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा चार्ल्स लॉ में, तो रिलेशन किस में बन जाएगा बच्चा, बता दो जरा परवीन मैम को। जब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो रिलेशन किस में बनेगा? वॉल्यूम temperature. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चा, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो जब हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो ये बाकी लॉ ना बिल्कुल सेम है। जिसको बॉयल्स लॉ समझ में आ गया अच्छे से, उसको चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा समझ में? उसका रीजन ये है कि सारे लॉ अब एक ही तरीके से काम करेंगे, बस किसी में प्रेशर कांस्टेंट होगा, किसी में
मोल्स कॉन्सेप्ट होंगे, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अब बाकी के लॉ में जान लगाने की जरूरत नहीं है। बॉयल्स लॉ जिसको समझ में आ गया उसको बाकी के लॉ भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? चैट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। मैं चैट सेक्शन भी आपका साथ साथ देख रही हूँ। अब देखो, तो ये तो हमारी बात हो गई क्लियर। अब एक्चुअल में ये होता क्या है, सपोज दैट मेरे हाथ में ये दो बलून है, ठीक है, एक बलून ये है और एक बलून ये है, दो बलून है। तो जस्ट इमेजिनेशन, चार्ल्स लॉ को समझते हैं इस तरीके से कि मैंने दो बलून में से बलून नंबर 1, ठीक है ना, और बलून नंबर 2, ये दो बलून है। दोनों बलून में से मैंने 2 घंटे के लिए बलून नंबर 1 को किसमें रख दिया, फ्रिज में रख दिया। तो मैंने रख दिया इसे फ्रिज में, ठीक है। अब आपका 1 2 टिक टिक 1 टिक टिक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 घंटे कंप्लीट हो गए। तो आप देखोगे क्या जादू होगा, बता सकते हो कि दोनों बलून में क्या जादू होगा? एक बलून को हमने फ्रिज में रख दिया था और दूसरा बलून हमने बाहर रखा, तो क्या जादू हुआ यहाँ पे, बताएगा कोई? नहीं, कोई बात नहीं, परवीन मैम बताती है। देखो जादू, एक बलून छोटा हो गया और एक बलून बड़ा हो गया। दिख रहा है जादू? बोलो। यस यस मैम। अब ऐसा Yes, क्यों ma'am. हुआ, ऐसा हुआ क्यों? कौन बताएगा ये बात? बोलो, ऐसा क्यों हुआ? बोलो। मैम टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर कम हुआ। जैसे ही आपने फ्रिज में रखा टेम्परेचर कम हुआ, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ, और वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा चार्ल्स लॉ। गॉट इट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो अब देखो, हम इसका देखते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना, क्योंकि अब पहले ही इतने सारे ग्राफ पढ़ चुके हैं तो इसका ग्राफ तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, मैम की ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है इसलिए ये ड्राइंग हो गई है थोड़ी टेढ़ी। तो ये देखो, ओरिजिन से इस तरीके से जाएंगी लाइंस, और ये हो गया V और ये हो गया T, ठीक है। तो ये हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे। तो देखो आप क्या देखोगे, हमने पढ़ा है जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू KT, लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको लिख देंगे M और इसको लिख देंगे X, यानी कि V Y एक्सिस है, T X एक्सिस है और K M है, यानी कि ओरिजिनल K इज द कांस्टेंट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रिलेशन आएगा P लेस देन P2 एंड P3, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? पहले वाले में T3 सबसे ज्यादा था क्योंकि वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जितना कम थीटा होगा आपका, ठीक है, उतना आपका ज्यादा प्रेशर होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. अब देखो, यहाँ पे चार्ल्स लॉ का एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, जल्दी से इस न्यूमेरिकल को फिनिश करते हैं। तो किस बच्चे को चार्ल्स लॉ समझ में आ गया तो मुझे बताओ इस न्यूमेरिकल में हम क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ। तो आप देख, अच्छा पढ़ो, कौन पढ़ेगा ये मैं बोलूंगी। इस न्यूमेरिकल को कौन पढ़ेगा? इसको पढ़ेगी प्राची। प्राची पढ़ के बताओ जल्दी जल्दी। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे प्राची? A V1। sample of his has a volume of 500 centimeter cube वेरी at गुड। तो 373 धीरे 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 Kelvin. धीरे, एक मिनट। देखो वॉल्यूम हो गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब T1 कितना है यहाँ पे, बताओ प्राची। Calculate the temperature at which the volume will become 260 centimeter cube. ठीक है, अब वो टेम्परेचर तो कितना हो गया, 373 केल्विन हो गया। अब आपका निकालना क्या है प्राची यहाँ पे बेटा? T2। Temperature. ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, चार्ल्स लॉ के ऊपर है, तो टेम्परेचर Yes. निकालना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो आप लोग जानते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब निकाल दो, तो V1 की वैल्यू आपको पता ही है, तो T2 निकाल देंगे। तो जल्दी से जो मैथ्स के बच्चे हैं
फटाफट से कैलकुलेट कर दें कि कितना आंसर आ रहा है। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो जल्दी बताओ, कम फास्ट। कम फास्ट। कोई नहीं कर पा रहा कैलकुलेशन? मैथ्स का कोई बच्चा नहीं है यहाँ? अरे आप लोग तो शांत हो गए, सन्नाटा हो गया है यहाँ तो बैच में। मैंने कुछ गलत पूछ 193.96। बिल्कुल 193.96 केल्विन, वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ तक सबको पिक्चर क्लियर है? क्लियर टू ऑल? अब देखो आप अपनी स्लाइड में देख सकते हो, ये आपका चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, ये भी डाल रखा है, ये चार्ल्स लॉ की डेफिनेशंस है, बाकी मैंने आपको सब अलग से समझा ही दिया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल यहाँ से स्लाइड पता नहीं कैसे स्किप हो गई है बेटा, वो मैं ऐड कर दूंगी। ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है और ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एक बार सारे बच्चे लाउडली, किसमें कितना है दम, एकदम तेज आवाज में बोलो, क्या आज का लेक्चर सबको अच्छे से समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो देखो बाकी बच्चे स्किप कर गए हैं, सिर्फ 16 बच्चों में ही 15 बच्चों में दम था जो परवीन मैम के साथ लास्ट तक टिके रहने में था। ठीक है, बाकी बच्चों में दम नहीं था तो देखो वो स्किप कर गए यहाँ से। तो चलो अब ठीक है बेटा, आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अपना एवोगैड्रो लॉ, गैलू-सेक लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन पार्शियल प्रेशर, ये सब कवर करेंगे। ओके ओके मैम।